हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया बिंदास रपचिक है ना, टनाटन होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। बट उसके पहले छोटी सी हेडिंग के बारे में जानेंगे। छोटी सी हेडिंग, एक छोटी सी हेडिंग है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक डेफिनेशन, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग बोलते हैं हम लोग इसे, लीनियर मोमेंटम। तो चलिए हम लोग देखते हैं लीनियर मोमेंटम। हाँ, इंक है, इंक मार्कर में इंक बिल्कुल वैसे ही है जैसे रॉकेट में बारूद। रॉकेट में बारूद ना हो और मार्कर में इंक ना हो तो बात बराबर है ना कि नहीं। तो दोनों के दोनों क्रांति तभी लाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आइए हमारे साथ। तो हाँ, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर डालते हैं हेडिंग लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखीय संवेग। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखीय संवेग। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं मूविंग मास, गतिमान द्रव्यमान, है ना। गतिमान द्रव्यमान, मूविंग मास, समझिएगा। मूविंग मास एक्चुअल में जब कोई भी बॉडी मतलब वस्तु चलती है, दौड़ती है, मूव करती है, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से डेवलप हो जाती है, कहने में उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है, वो गतिमान बने रहने की कोशिश करती है। और उसी क्वांटिटी के कारण, उसी चीज़ के कारण, उसी भौतिक राशि के उत्पन्न होने के कारण उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। किसमें? वस्तु में। उत्पन्न होने का मतलब ये कि उसकी उपस्थिति के कारण ही उसमें ऊर्जा होती है। अगर किसी वस्तु में वो नहीं है, ये नहीं है, तो गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। ये कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा हम लोग मूविंग मास। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये तुम्हारी एक रोड है और मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई एक कार है जो कि बेकार नहीं है। ये तुम्हारी कार है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। और ये कार आगे की ओर जा रही है, मान लीजिए v वेलोसिटी से। ये कार आगे की ओर जा रही है v वेलोसिटी से। इसका मास है तुम्हारा m, इसका मास है m। तो इसका लीनियर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिएगा। लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल P से, ठीक, कैपिटल P से। तो यहाँ पर कैपिटल P जो होगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कैपिटल P, और P बराबर तुम्हारा होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। और मास की जो यूनिट होती है वो होती है, मास मतलब द्रव्यमान। मैं इसको हिंदी में लिख दूं द्रव्यमान, नहीं तो फिर कुछ लोग हमसे कहेंगे लो सर आपने
इंग्लिश में पढ़ा डाला। तो ये लो, हमने लिख दिया हिंदी में द्रव्यमान, ठीक, गुणे, और इसको हम लोग बोलते हैं वेग, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी किलोग्राम। किलोग्राम इनटू इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो किलोग्राम जो होता है, किलोग्राम, ये तुम्हारा 1000 ग्राम कहलाता है। इनटू, और ये तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा हो जाता है सेकंड, ठीक है। 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब हम देखिएगा यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई तुम्हारा इससे हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाता है कितना, 10 टू दी पावर 5, और इसको हम लोग ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड में, कहने का मतलब हम इसको सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी यूनिट कभी भी तुम्हारी ये भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मगर ये सीजीएस सिस्टम में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तो चीज़ हो गई हमारी इतनी, अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, मान लीजिए जब कोई गाड़ी चलती है दोस्त, जब कोई गाड़ी चलती है ना, तो उसकी वेलोसिटी बदलती है। कई बार ऐसा भी होता है, जब कोई गाड़ी चलती है तो उसकी वेलोसिटी बदलती है। मान लीजिए कभी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो कभी हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, तो वेलोसिटी बदलती है तो लीनियर मोमेंटम भी बदलता है। तो हम लोग देखेंगे नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन, तो देखिएगा रेखीय संवेग में परिवर्तन कैसे होगा। रेखीय संवेग में परिवर्तन, तो इस वजह से, हाँ, तो रेखीय संवेग में परिवर्तन। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये और एक ये, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके कोई कार जा रही है, ठीक, ये मान लीजिए इसका मास है तुम्हारा m, ठीक है, और इसके मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारी v1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है। तो सपोज दैट ठीक है, और इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके थोड़ी देर के बाद में इस तरीके से इसकी जो वेलोसिटी v1 से हो गई v2, इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद में v1 से हो गई v2, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो समय था घड़ी में वो था t बराबर t1, और यहाँ पर जो समय था t बराबर वो था तुम्हारा t2, ठीक, मतलब हो गया। तो t1 समय से t2 समय के बीच में इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। मगर ज़रा सोचिए, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ी है
तो 100% श्योर हूँ मैं कि इस पर कुछ ना कुछ बल लगाया गया होगा, फोर्स लगाया गया होगा। बिना फोर्स के तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कितना बल लगाया गया, मान लेते हैं इस तरीके से किसी ने धक्का दिया बाहुबली ने, और ये F न्यूटन का फोर्स इस पर लगा दिया। तो यहाँ पर सपोज दैट, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोमेंटम तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पर रेखीय संवेग कितना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे P1। P1 बराबर हो जाएगा m इंटू V1, और ये हो जाएगा P2 यहाँ पर। m इंटू V2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि P1 से P2 हो गया है लीनियर मोमेंटम, तो चेंज कितने का हुआ, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो वो हो जाएगा तुम्हारा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा P2 माइनस P1। अच्छा, ये इतना चेंज हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि टाइम कितना लिया गया, टाइम टेकन, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका T2 माइनस T1। अब अगर मैं बात करूं, इसको लिखा जाए डेल्टा P और इसको लिखा जाए डेल्टा T, ठीक है, इसको लिखा जाए डेल्टा T। तो डेल्टा T टाइम में डेल्टा P का चेंज आया है, मतलब कहने का, मान लो ये 10 सेकेंड है, ये 100 आया, तो 10 सेकेंड में परिवर्तन कितने का हुआ, 100 का। तो 1 सेकेंड में कितने का परिवर्तन होगा, 100/10 का, है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, एकांक समय में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, या 1 सेकेंड कह सकते हो, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम लिखना ज़्यादा सही है। एकांक समय में रेखीय संवेग में हुआ परिवर्तन, एकांक समय में रेखीय संवेग में हुआ परिवर्तन। ठीक, एकांक समय में रेखीय संवेग में हुआ परिवर्तन। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग डेल्टा P अपॉन डेल्टा T निकालेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने ये लिखा है ना, एकांक समय में 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना परिवर्तन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये चीज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर,
ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालें, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये डेल्टा पी है तुम्हारा, लिखेंगे m इंटू वी टू माइनस एम इंटू वी वन अपॉन डेल्टा टी बराबर m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा, और ये हो जाता है तुम्हारा m इंटू ये हो जाता है एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं F फोर्स। ठीक, m इंटू ए बराबर फोर्स होता है, ये हम जानते ही हैं, ये वही वाला फोर्स है जो यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है ना, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। कहने का मतलब किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। ये स्टेट पीसीएस में खूब पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसका जो एक स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is equal to the force applied is equal to the force applied। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये कई बार मैंने देखा है यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। सोचिए, जो आपके स्कूल में आता है वही आगे हमेशा पूछा जाता है। जिनकी स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों की सारी क्लियर हैं, समझ में आ चुकी हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। कहिए तो मैं लिख देता हूँ, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, P2 माइनस P1 इक्वल टू डेल्टा P। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसको प्लीज़ कंप्लीटली नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये तो हम लोग सीख गए, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हियर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, मतलब बल। एक बात समझिएगा, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो मैं ऐसे ऐसे करके खींच रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिवीजन की लाइन। ये भागफल की लाइन है। इस लाइन के नीचे लिखी हुई क्वांटिटी, नीचे लिखी हुई कोई भी संख्या, नीचे लिखा हुआ कुछ भी और सामने वाला कुछ भी, इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है।
एक बात और बता दूं मैं, अगर कभी ऐसे भी लिखा हो, अगर कभी ऐसे भी लिखा हो फोर्स अपॉन 1, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। इस वाली संख्या का रिलेशन इस वाली संख्या के साथ में हमेशा उल्टा होगा। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, अगर ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा कर दी जाए तो फोर्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक नियत संवेग में परिवर्तन करवाना है, ज़्यादा समय तक आप थोड़ा सा फोर्स लगाइए तो भी उतने ही संवेग में परिवर्तन होगा। दूसरी चीज़, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखिएगा, जहाँ समय ज़्यादा होगा वहाँ बल कम लगेगा। आपने क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी को कैच पकड़ते हुए देखा होगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को कभी देखिए, जब वो विकेट कीपिंग करते हैं या करते थे पहले, अब तो बहुत कम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि जब गेंद उनके हाथों में आती थी ना, गेंद ऐसे पकड़ने के बाद वो हाथों को अपने पीछे की ओर ले जाते हैं। वो हाथों को इस तरीके से गेंद को पकड़ने के बाद पीछे की ओर ले जाते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि जब गेंद उनके हाथों में आती है उस समय टाइम काउंट करना शुरू करिए, टाइम t1, और जब वो इस तरीके से यहाँ तक ले जाते हैं और जहाँ पर हाथ जाके रोकते हैं, यहाँ पर टाइम काउंट करना बंद कर दीजिए। तो टाइम देखिए कि कितने समय में वो गेंद इनके हाथों में आने के बाद उसका मोमेंटम जीरो हो चुका है। यहाँ पर मोमेंटम जीरो नहीं था, मगर धीरे धीरे हाथ पर सपोर्ट मिला और यहाँ पर आकर के उस बॉल का मोमेंटम जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर बॉल रुक गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटम जीरो हो गया। क्यों? मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बिकम इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से मोमेंटम चेंज होने की कोशिश करेगा और यहाँ पर आकर के जीरो हो जाएगा, और इस दौरान टाइम कितना लगेगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा, अगर और ज़्यादा पीछे ले जा सकते हो, अपने हाथ कानून की तरह लंबे कर लो कि वहाँ से पकड़ के लाओ और वहाँ तक ले जाओ, बाउंड्री तक लेके चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज़्यादा समय लेगा, हाथों में चोट उतनी कम लगेगी। चोट का मतलब है फोर्स, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। तो प्रश्न पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्डर ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए ऐसा करता है ताकि इस पूरी वैल्यू, ये जो पूरा जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाए। मतलब जब कभी भी किसी भी संख्या में, मान लीजिए जैसे 100 है, यहाँ लिखा है 2, अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 50। मान लीजिए कि लीनियर मोमेंटम में चेंज 100 था, टाइम तुम्हारा 2 सेकंड लगा, तो फोर्स कितने का लगेगा? 50 न्यूटन का। अगर इसकी वैल्यू बढ़ा करके 4 कर दोगे तो 100/4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू अपने आप घट रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू घट जा रही है। ये पूरी की पूरी वैल्यू ही तो ये है ना, वैल्यू जो ये आ रही फाइनल निकल करके। तो टाइम के बढ़ने के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर का मान कम हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डिक्रीजेस, दैट्स बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पाम ऑफ द प्लेयर डिक्रीजेस। क्लियर? तो ये होता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच।